जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री विषय के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। यह वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और पहले पार्ट में हम लोगों ने महाभारत का संक्षिप्त परिचय, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसे कहते हैं और महाभारत की कथा वस्तु से संबंधित जितने भी मुख्य पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो पार्ट 1 का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग निम्नलिखित टॉपिक को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि 600 BC से लेकर 600 AD के दौरान परिवार का स्वरूप कैसा होता था, विवाह कैसे होते थे और विवाह के कितने प्रकार थे, किस विवाह को मान्य विवाह कहा जाता था और किस विवाह को अमान्य विवाह कहा जाता था। साथ ही साथ हम लोग वर्ण और गोत्र के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। साथ ही साथ महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकार, स्त्री धन किसे कहते हैं, धन अर्जित करने के माध्यम, इन सभी टॉपिकों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी टॉपिक को बारी बारी से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है परिवार का स्वरूप। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि 600 BC से लेकर 600 AD के दौरान, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले से लेकर 600 वर्ष की बाद की अवधि के दौरान परिवार का स्वरूप कैसा होता था। जब आप साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो उससे पता चलता है कि इस अवधि के दौरान परिवार जो होता था वो संयुक्त होता था, अर्थात एक ही परिवार में कई सदस्य इकट्ठे रहते थे। मिसाल के तौर पे यदि किसी परिवार में 5 भाई होते थे तो पांचों भाइयों से संबंधित जितने भी सदस्य होते थे वे इकट्ठे रहते थे। और यहाँ तक भी देखने को मिला है कि उनके अलावा जो सगे संबंधी होते थे, जो रिश्तेदार होते थे, जो बंधु बांधव होते थे, वे भी इकट्ठे रहते थे। ऋग्वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में जो परिवार जो होता था वो पितृसत्तात्मक होता था। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि ऐसा परिवार जिसमें पुरुषों की प्रधानता अधिक होती है, पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, परिवार पे जो पूरा कंट्रोल होता है वो पुरुषों का होता है। तो ऐसे परिवार को पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि ऋग्वैदिक काल में केवल पुरुषों की ही प्रधानता थी, महिलाओं को भी कुछ अधिकार प्राप्त थे। सातवाहन काल के अभिलेखों से पता चलता है कि उस अवधि के दौरान माता के नाम से पुत्रों का नामांकन किया जाता था, अर्थात पुत्रों के नाम के साथ माता का नाम भी जोड़कर लिखा जाता था। जैसे कि उदाहरण के तौर पे गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो सातकर्णी जो है वो राजा का नाम है और उसके साथ उसके माता का नाम गौतमी जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से कई तरह के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर पुत्रों के नाम के साथ माता का नाम जोड़ा जाता था। तो इस तरह का जो प्रचलन था वो सातवाहन काल में अधिक देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो वैदिक काल के पश्चात ये जो मातृसत्तात्मक जो तत्व था, अर्थात पुत्रों के नाम के साथ माता का जोड़ने का जो एक परंपरा थी, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। पितृवंशिकता के अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र परिवार का प्रधान होता था। यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि उस अवधि के दौरान जब पिता की मृत्यु हो जाती थी तो पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार का जो प्रधान होता था, यानी परिवार को चलाने वाला जो होता था, वो उस परिवार का ज्येष्ठ पुत्र होता था। ज्येष्ठ पुत्र का मतलब होता है बड़ा बेटा। तो यहाँ से भी पितृसत्तात्मक की झलक देखने को मिलती है। पिता की मृत्यु के पश्चात पिता की संपत्ति और संसाधनों पर उनके पुत्रों का अधिकार होता था, पुत्रियों का नहीं। तो यहाँ से भी आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि उस वक्त पुत्रों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे, पुरुषों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ बताया जा रहा है कि पिता की मृत्यु के पश्चात पिता का जो संपत्ति होता था, जो धन होता था, जो संसाधन होता था, उस पर केवल पुत्रों का अधिकार होता था, पुत्री का अधिकार नहीं होता था। ठीक है। राजा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता था, पुत्री नहीं। यानी कोई राजा की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके राज्यभार को जो संभालने वाला होता था वो उस राजा का पुत्र होता था, पुत्री नहीं होता था। तो इन दोनों उदाहरणों से एक चीज़ तो पता चलता है कि उस दौर में जो परिवार जो होता था वो पितृसत्तात्मक होता था। ठीक है। राजा का पुत्र नहीं होने पर या उनके अल्पवयस्क होने पर राजा का भाई गद्दी का उत्तराधिकारी बन जाता था, जैसा कि महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ हुआ। यानी यहाँ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि किसी राजा का पुत्र नहीं होता था या उस राजा का जो पुत्र होता था वो अल्पवयस्क होता था, बच्चा होता था, तो वैसी स्थिति में राजा की मृत्यु के पश्चात राजा का जो भाई होता था वो उस राजपद का उत्तराधिकारी होता था। और इस तरह का उदाहरण
महाभारत में देखने को मिलता है, जहां पर हस्तिनापुर के राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात उसके भाई धृतराष्ट्र को राज्य का उत्तराधिकारी माना गया था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि 600 BC से लेके 600 AD के दौरान जो परिवार का स्वरूप कैसा होता था। यहाँ से दो चीज़ देखने को मिलता है, एक परिवार जो होता था वो संयुक्त होता था, और दूसरा परिवार जो होता था वो पितृसत्तात्मक होता था। तो इन सभी पॉइंटों से ये दो चीज़ देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है विवाह। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि 600 BC से लेकर 600 AD के दौरान परिवार में विवाह संबंधित कौन कौन से नियम कानून प्रचलित थे जिसका पालन करना अनिवार्य होता था। उत्तर वैदिक काल में, अर्थात वैदिक काल के पश्चात समाज में जब आश्रम व्यवस्था का उदय हुआ तो गृहस्थ धर्म का पालन आवश्यक बना दिया गया। सबसे पहले जानते हैं कि आश्रम व्यवस्था कहते किसे हैं। प्राचीन काल में एक मान्यता प्रचलित हुई कि यदि कोई व्यक्ति जन्म मरण के कालचक्र से मुक्त होना चाहता है तो उसे 4 आश्रमों का पालन करना पड़ेगा। पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। जो व्यक्ति इन 4 आश्रमों का पालन करेगा उसे जन्म और मरण के इस कालचक्र से मुक्ति मिल जाएगी और उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तो इसी मान्यता का जब प्रचलन हुआ वैदिक काल के पश्चात, तो इस मान्यता की वजह से गृहस्थ धर्म को पालन करना अनिवार्य बना दिया गया, अर्थात विवाह करना अनिवार्य बना दिया गया। पितृवंशिकता के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए विवाह नामक सामाजिक संस्था का उदय हुआ। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि जो विवाह नामक जो सामाजिक संस्था का जो प्रचलन हुआ उसके पीछे का उद्देश्य था पितृवंशिकता को बढ़ावा देना, यानी पिता के वंश को आगे बढ़ाने के लिए विवाह नामक सामाजिक संस्था का उदय हुआ। उस दौर में देखा गया है कि बाल विवाह और बहु विवाह भी प्रचलित था। बाल विवाह का मतलब जैसा कि आपको पता है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देना, और बहु विवाह का मतलब होता है एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह करना। तो इस तरह का भी प्रचलन उस दौर में देखने को मिलता है। लेकिन विधवा का पुनः विवाह का प्रचलन नहीं देखने को मिला, क्योंकि विधवा को पुनः विवाह करने का अधिकार उस दौर में नहीं था। विवाह में वर्ण और गोत्र का ध्यान रखा जाता था। वर्ण और गोत्र के बारे में हम लोग वीडियो पार्ट 3 में डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वर्ण 4 होते हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो विवाह में इस वर्ण का भी ख्याल रखा जाता था, अर्थात एक वर्ण के लोग अपने ही वर्ण में विवाह कर सकते थे, दूसरे वर्ण के लोगों के साथ विवाह नहीं कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पे ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ विवाह करेंगे, क्षत्रिय क्षत्रिय वर्ण के साथ विवाह करेंगे, वैश्य वैश्य वर्ण के साथ विवाह करेंगे, और शूद्र शूद्र वर्ण के लोगों के साथ ही विवाह कर सकते हैं, अन्य वर्णों के साथ उनको विवाह वर्जित है। ठीक उसी प्रकार विवाह में गोत्र पर ध्यान देना आवश्यक होता था, क्योंकि उस दौर में ये प्रथा प्रचलित थी कि एक व्यक्ति अपने गोत्र में ही विवाह नहीं कर सकता है, उसे अन्य गोत्र के साथ विवाह करना पड़ेगा। अर्थात कोई व्यक्ति अपने ही कुल के स्त्री के साथ विवाह नहीं कर सकता था, उसे वर्जित करार दिया गया था। कोई भी गोत्र के व्यक्ति अन्य गोत्र के साथ विवाह कर सकता था। तो इस गोत्र के बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे वीडियो पार्ट 3 में। अलग वर्ण और समान गोत्र में विवाह संबंध वर्जित था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग वर्ण में हम विवाह नहीं कर सकते थे, यानी क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण के साथ विवाह नहीं कर सकता था, ब्राह्मण जो है वो शूद्र के साथ विवाह नहीं कर सकता था, ये वर्जित था। ठीक उसी प्रकार समान गोत्र में भी विवाह वर्जित था, यानी एक कुल का व्यक्ति अपने ही कुल में विवाह नहीं कर सकता था। विवाह अनुलोम और प्रतिलोम भी होते थे। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता था। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर बताए हैं से वर्ण में देखा गया है कि एक वर्ण के व्यक्ति अपने ही वर्ण में विवाह करते थे। ऐसा प्रथाएं थी, ऐसा नियम कानून था, ऐसी आचार संहिता उस समाज में प्रचलित थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पर उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या के साथ विवाह किया है। ठीक उसी प्रकार प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करता था। तो इसके कुछ उदाहरण देखने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा उदाहरण देखने को नहीं मिला है। अधिकांशतः जो विवाह होता था उसमें वर्ण और गोत्र को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, लेकिन कुछ कुछ उदाहरण देखने को मिले हैं जहाँ पर अनुलोम और प्रतिलोम विवाह देखने को मिला है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो है विवाह के प्रकार।
इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि उस दौर में विवाह कितने प्रकार के होते थे और किन किन विवाहों को धर्म सम्मत कहा जाता था, यानी धर्म के अनुसार कहा जाता था, और किन किन विवाहों को निंदनीय करार दिया गया था। तो एक धर्मशास्त्र है मनुस्मृति। उस मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख देखने को मिलता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकारों का उल्लेख है। तो मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है, इसको आप याद रखिएगा। 4 प्रकार के विवाह को धर्म सम्मत और बाकी के 4 प्रकार के विवाह को निंदनीय माना गया है। यानी इसमें से जो पहला जो 4 प्रकार का जो विवाह है, इस विवाह को धर्म सम्मत माना गया है, यानी धर्म के अनुसार माना गया है, धर्म के अनुकूल माना गया है। लेकिन बाकी के जो 4 विवाह है, इन चारों विवाह को निंदनीय माना गया है। अब ऐसा क्यों माना गया है? क्योंकि पहला जो 4 विवाह है, इस पहले 4 विवाह में परिवार, माता पिता और सगे संबंधियों की सहमति के अनुसार ये विवाह होता है। लेकिन बाकी के जो 4 विवाह है, इस विवाह में परिवार के किसी भी सदस्य की सहमति नहीं होती है। ना तो माता पिता की सहमति होती है, ना उसके सगे संबंधी की सहमति होती है। इन चारों विवाह में धन के जोर पे, ताकत के जोर पे स्त्रियों से विवाह किया जाता है। इसी वजह से मनुस्मृति में इन 4 तरह के विवाहों को धर्म सम्मत नहीं माना गया है, उसे निंदनीय माना गया है। तो यहाँ पर भी आपको क्लियर हो गया होगा कि उस दौर में 8 प्रकार के विवाह होते थे, और उन 8 प्रकार के विवाहों में पहले जो 4 प्रकार के विवाह होते थे वो धर्म सम्मत होते थे, और बाकी के 4 विवाह निंदनीय माने जाते थे। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वह है स्त्रियों की स्थिति। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि 600 BC से लेकर 600 AD के दौरान उस दौर में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, उन्हें समाज में किस तरह का अधिकार प्राप्त था, उनकी समाज में किस तरह की स्थिति थी। विवाह के पश्चात स्त्री को अपने पिता का गृह त्याग कर पति के घर गृहस्थ धर्म का पालन करना होता था। यानी उस दौर में भी ये परंपरा प्रचलित थी कि विवाह के पश्चात स्त्री को अपने पिता का घर को छोड़कर अपने पति के घर पर रहना पड़ता था, और वहाँ रहकर उन्हें गृहस्थ धर्म का पालन करना होता था। तो ये परंपरा आज भी चली आ रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पति पत्नी का संबंध जीवन भर एवं मृत्यु के बाद भी बना रहता था। इस विश्वास और आर्थिक कारणों ने सती प्रथा को जन्म दिया। यानी उस दौर के लोगों की एक मान्यता थी कि स्त्री और पुरुष का जो संबंध होता है वो जीवन भर होता है और मृत्यु के बाद भी होता है। तो इसी विश्वास के कारण क्या हुआ, सती प्रथा का जन्म हुआ। और सती प्रथा के बारे में आप लोगों को पहले से पता है कि पति के मृत्यु के पश्चात पत्नी को उस पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तो ये बड़ा ही निंदनीय प्रथा था जो उस वक्त के दौर में देखने को मिलता है, और इस प्रथा का उल्लेख महाभारत में दिया गया है। ठीक है। विधवा को पुनः विवाह करने का प्रचलन नहीं था, परंतु नियोग के साक्ष्य मिलते हैं। यानी उस दौर में देखा गया है कि जो स्त्री का पति मर जाता था तो स्त्री को फिर से विवाह करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन नियोग के साक्ष्य मिले, अर्थात नियोग प्रक्रिया के द्वारा वंश को आगे बढ़ाने की प्रथा उस वक्त देखने को मिलती है। अब नियोग क्या होता है? नियोग का मतलब होता है कि पति की मृत्यु के पश्चात, या यदि पति संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं है, तो वैसी स्थिति में पत्नी अपने पति के भाई अर्थात देवर से संबंध बनाकर पुत्र उत्पन्न कर सकती है। और ये ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि पति के वंश को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन इसे मनुस्मृति में निंदनीय करार दिया गया है। ठीक है। पितृवंशिकता के सिद्धांत के अनुसार स्त्री विवाह के पश्चात अपने पिता का गोत्र त्याग कर पति के गोत्र धारण करती है, जैसा कि आज के दौर में भी होता है। अगर मान लीजिए से कोई भी एक कास्ट का लोग दूसरे कास्ट के लोगों के साथ विवाह करता है, तो जाहिर सी बात है से उस स्त्री को अपना जो टाइटल होता है, अपना जो सरनेम होता है, उसे बदलकर अपने पति का सरनेम अपने नाम के साथ जोड़ना होता है। तो ये प्रथा पहले भी थी, और उस दौर में भी जब कोई स्त्री विवाह करती थी तो उसे अपने पिता का गोत्र को त्याग कर, अपने पिता के सरनेम को त्याग कर अपने पति के गोत्र और सरनेम को धारण करना होता था। स्त्रियों को राजपद संभालने का अधिकार नहीं था, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया था कि उस दौर में क्या था से उस दौर का जो परिवार होता था वो पितृसत्तात्मक होता था। तो यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि उस दौर में राजपद को संभालने का अधिकार स्त्रियों को नहीं था। यानी यदि किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो राजा के बेटा उस पद को संभालता था, उसकी बेटी नहीं संभालती थी।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गएंगे। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है स्त्री के संपत्ति संबंधित अधिकार। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि उस दौर में स्त्रियों को संपत्ति संबंधित कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे। विवाह के पूर्व लड़की का अपने पिता की संपत्ति और संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं था। यानी उस दौर में विवाह से पहले लड़की का अपने पिता की संपत्ति में और संसाधनों में कोई अधिकार नहीं होता था। ऐसा इसलिए होता था कि उस वक्त लोगों का ये मान्यता था कि यदि स्त्री को अगर पिता की संपत्ति में अगर अधिकार दिया जाएगा तो स्त्री के विवाह के पश्चात यानी पुत्री के विवाह के पश्चात विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर पिता की संपत्ति में पुत्री का कोई अधिकार नहीं माना जाता था। विवाहित स्त्री अपने पति की संपत्ति में सहभागी होती थी। वह पति की अनुमति से उसका उपयोग कर सकती थी, परंतु उसे बेच नहीं सकती थी। तो यहाँ पर भी ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि विवाह के पश्चात पत्नी को पति की संपत्ति में अधिकार तो होता था, वो उसका उपयोग तो करती थी, लेकिन उसे बेचने का अधिकार उसे नहीं था। स्त्री को स्त्री धन पर भी अधिकार नहीं माना जाता था। अब ये स्त्री धन क्या होता है इसको जान लेते हैं। मनु के अनुसार कन्या का विवाह के समय पिता के घर से, पति और उसके संबंधी के घर से भेंट स्वरूप जो कुछ भी मिलता है उसे ही स्त्री धन कहा जाता है, जिसको आज के समय में हम कहते हैं गिफ्ट मिलता है। विवाह में हम लोग को गिफ्ट मिलता है ना, जब हम शादी होता है तो हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, वो हम लोगों को गिफ्ट देते हैं। तो जो गिफ्ट देते हैं उस गिफ्ट पर भी, उस उपहार पर भी उस दौर में स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं होता था। तो आप समझ ही पा रहे होंगे उस दौर में स्त्रियों को संपत्ति संबंधित कितने अधिकार प्राप्त थे। आगे देखते हैं। स्त्री को भी संपत्ति के समान ही माना जाता था जिस पर पति का पूर्ण नियंत्रण था। यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि उस दौर में लोगों की ये मान्यता थी कि पति के लिए पत्नी एक संपत्ति के समान है जिसे वो जब चाहे बेच सकता है। इस निंदनीय प्रथा के दुष्परिणामों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए महाभारत में इस प्रसंग का उल्लेख किया गया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो युधिष्ठिर थे वो अपनी पत्नी को यानी द्रौपदी को जुआ में हार गए थे। तो ये इसी तरफ इशारा करते हैं कि उस दौर में लोग ये समझते थे कि स्त्री जो है वो पति के लिए एक संपत्ति के समान है जिसको वो बेच सकते हैं, लेकिन ये गलत था। इसीलिए इसका जिक्र महाभारत के अंदर किया गया है ताकि लोग इससे सीख लें और आने वाली पीढ़ी इस तरह के निंदनीय प्रथा को आगे न बढ़ाए। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो है धन अर्जित करने के उपाय। धर्मशास्त्रों में स्त्रियों को धन अर्जित करने के उपायों के बारे में भी जिक्र किया गया है। जब आप मनुस्मृति का अध्ययन करेंगे तो मनुस्मृति में बताया गया है कि स्त्रियों को 6 प्रकार से धन प्राप्त करने का अधिकार है। पहला, विवाह के समय मिली भेंट, पिता के घर से विदाई के समय मिली हुई भेंट, स्नेह के प्रतीक रूप में मिले भेंट, यानी कोई अगर प्यार से कुछ अगर दे देता है तो उस तरह से भी वो धन को प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता, भ्राता, बंधु बांधवों से मिली भेंट, पति से मिले भेंट जो वो अनुरागवश देता है, तथा विवाह के पश्चात पति के घर से मिली भेंट। यानी इस 6 प्रकार से यदि किसी स्त्री को कोई धन मिलता है तो उसे प्राप्त कर सकती है। ठीक है। इसी प्रकार मनु के अनुसार पुरुषों को 7 प्रकार से धन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। पहला जो है वो है विरासत, यानी उनके माता पिता, उनके दादा दादी जो कुछ संपत्ति छोड़ के गए हैं तो विरासत के रूप में उस संपत्ति पर उसका अधिकार होता है। दूसरा, खोज के द्वारा, यदि कहीं खोज करके कहीं से ढूंढ के अगर उसका संपत्ति प्राप्त होता है तो उस तरह से भी वो संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। खरीद द्वारा, कोई सामान खरीद कर भी वो धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। विजय द्वारा, यानी किसी युद्ध में अगर किसी राजा को वो हरा दिए और हराने के बाद उसकी जो संपत्ति है उसको भी वो प्राप्त कर सकते हैं। निवेश द्वारा, कहीं पर पैसा को निवेश कर दिया और वहाँ से जो पैसा बढ़ता है, वहाँ से जो पैसा प्राप्त होता है उसके द्वारा भी धन अर्जित कर सकते हैं। परिश्रम द्वारा, मेहनत करके मजदूरी करके भी धन अर्जित कर सकते हैं। भेंट और उपहार द्वारा, यदि कोई उसको भेंट देता है पुरुषों को तो उस भेंट को भी वो स्वीकार कर सकते हैं। तो इस 7 प्रकार से पुरुषों को धन अर्जित करने का अधिकार दिया गया है। आज की इस वीडियो में मुख्यतः इन्हीं टॉपिकों के ऊपर चर्चा करना था। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। यदि किसी प्रकार का डाउट है, यदि किसी प्रकार का आपका सुझाव है तो बड़ा ही मेहरबानी आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। और यदि आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस
चैप्टर का जब मैं तीसरा पार्ट अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।